Hello everyone, welcome to the channel and this is part 2 class of lesson first. So let's start our class. और हमने पार्ट 1 की क्लास में इसके मीनिंग को समझ लिया था कि एचआरएम की क्या मीनिंग है। देन उसके बाद में हमने इसके नेचर को डिसाइड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि इसका नेचर किस प्रकार से पाया जाता है। देन उसके बाद में हमने समझा था कि जो एचआरएम है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या इसके उद्देश्य रहते हैं। जैसे कि अलग अलग उद्देश्य होते हैं जिसके कारण से जो किसी भी संस्था के अंदर जो एचआरएम को स्थापित किया जाता है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस को समझा था वन बाय वन, क्योंकि जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो हर एक लेवल पे पाया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या इनके इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी लेवल पे क्या है, जो एक नेशनल लेवल पे क्या इनकी इंपॉर्टेंस पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 की क्लास में। देन इसके बाद में हमने ये टॉपिक भी समझा था कि जो एचआरएम के क्या फंक्शंस रहते हैं। फंक्शन भी काफ़ी लेवल के पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैनेजरियल फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग फंक्शन क्या है, ये सारी भी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। देन इसके बाद में जो टॉपिक है रोल, स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर, मतलब कि जो एचआर मैनेजर होते हैं उनके क्या रोल रहते हैं, क्या स्टेटस रहते हैं, क्या उनके कॉम्पिटेंसीज मतलब कि उनके पास में जो क्षमता है काम करने की वो किस प्रकार से रहती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने पार्ट 1 की क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके जरूर से देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 की क्लास में हमने स्टार्टिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, नेचर, ये सारे पार्ट 1 की क्लास में ही कवर हुआ है। तो आप जाके जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ एचआर मैनेजर क्या होता है, कि जो एचआर मैनेजर होते हैं उनके क्या रोल है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नाउअडेज वियर मैनी हेड्स। देखो, मानव संसाधन प्रबंधक जो है आज के टाइम में कई सारे ऐसे हेड्स है जो कि एक तरीके से उनके पास में वियर करते हैं, एक tरिके से पहनते हैं, उनका एक नेचर हो जाता है, मतलब कि वो इस प्रकार के हो जाते हैं कि आज के टाइम में उनको बहुत सारे हेड्स मिलते रहते हैं। दे परफॉर्म मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स वाइल मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, नेमली एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक। तो यहाँ पर कहा गया कि वे क्या करते हैं कि जो आज के टाइम में जो मानव संसाधन प्रबंधक है वो कई तरीके के ऐसे जो हेड्स वाली चीज़ें उसको वियर करते हैं। वो मेनली क्या है, जो कर्मचारी रहते हैं, जो हमारे पास में एम्प्लॉयज रहते हैं या फिर जो हमारी कस्टमर्स रहते हैं, उनके नीड को पूरा करने के लिए मुख्य तौर पर यहाँ पे 3 तरीके से वो अपने रोल को निभाते हैं अलग अलग तरीके से। और इनके नाम इस तरीके से दे रखे हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर हो गया जिसे हम प्रशासक बोलते हैं, परिचालन हो गया ऑपरेशनल, और स्ट्रैटेजिक मतलब कि जो रणनीतिक रहती है। तो ये यहाँ पर कहा गया। अब यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट है। देखो, हमने देख लिया कि जो रोल ऑफ एचआर मैनेजर है 3 तरीके से होते हैं, 3 इनके अलग अलग काम होते हैं। अब इनको वन बाय वन समझते हैं, तब आपको पता चल पाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी मेकर, मतलब कि नीति निर्माता। द एचआर मैनेजर हेल्प मैनेजमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज गवर्निंग टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, वेज एंड सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज, पर्सनल रिकॉर्ड्स, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। ही ऑल्सो हेल्प इन इंटरप्रेटिंग पर्सनल पॉलिसीज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। देखो, जो मानव संसाधन होते हैं जिसको हम मानव संसाधन प्रबंधक भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। किस तरीके से करते हैं, मान लो कि कोई भी जो पॉलिसीज है उसको हमें किस तरीके से बनाना है। हमारे जो एक्विजिशन का काम होता है, अधिग्रहण का काम होता है, या फिर जो हमारी वेज से रिलेटेड, जो हमारी रिटेंशन से रिलेटेड, जो हमारी सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जन कल्याण वाले, वेलफेयर वाले काम किए जाते हैं, या फिर जो हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जो हमारी वर्किंग कंडीशन है, ये सारे जो कामकाज किए जाते हैं इसमें एचआर मैनेजर जो है वो हेल्प करते हैं। इसी के साथ में कहा गया है कि ही ऑल्सो हेल्प इन इंटरप्रेटिंग पर्सनल पॉलिसीज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। और इसी के साथ में जो हमारे एचआर मैनेजर होते हैं वो जो हमारी नीति बनाई जाए तो उसको अच्छे तरीके से, जो एक उचित तरीका होता है, प्रॉपर मैनर जो होता है, उसकी व्याख्या करने में भी कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं, इंटरप्रेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या समझा कि जो एचआर मैनेजर होते हैं वो एज अ पॉलिसी मेकर के तौर पर काम करते हैं। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, उनका ये काम हो जाता है कि वो क्या करेंगे, पॉलिसी मेकर बन जाएंगे। संस्था के अंदर जितने भी पॉलिसी बनाए जाएंगे वो सभी उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे कि ये सारे काम जो मैंने आपको रीड करके बताया, समझाया मैंने आपको, ये सारे काम जो है ये एचआर मैनेजर के थ्रू करवाया जाता है या फिर करा जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। अब यहाँ पे देखो, जो एचआर मैनेजर है वो एक्सपर्ट के तौर पर काम करेंगे, एज ए एक्सपर्ट काम करेंगे। क्योंकि देखो, जो एचआर मैनेजर होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्किल्स रहती है उनके पास में, काफ़ी सारी नॉलेज रहती है। तो वो एचआर मैनेजर ऐसे ही तो नहीं बन जाते, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा, उनके पास में एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको एक्सपर्ट बना देती है। तो जब वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, तो किसी भी संस्था के अंदर जब वो एचआर मैनेजर के तौर पर काम करेंगे तो उनके पास में जो एक्स्ट्रा स्किल्स है या फिर नॉलेज है उससे काफ़ी सारे काम भी तो करेंगे ना। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एचआर मैनेजर इज हेवली ओरिएंटेड टू प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनेंस एम्प्लॉय फाइल्स एंड एचआर रिलेटेड डाटाबेस, प्रोसेसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम्स, आंसरिंग क्वेरीज रिगार्डिंग लीव्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ऑफ एचआर मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या कहा गया है
कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, जो हमारे मानव संसाधन प्रबंधक है, इसकी जो एक प्रशासनिक भूमिकाएं रहती है, जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स रहते हैं, वो काफ़ी हद तक क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि मान लो उनको रिकॉर्ड कीपिंग करना है, एम्प्लॉयज़ की जो फाइल्स है उनको मेंटेन करना है, जो एचआर से रिलेटेड जो डाटाबेस रहते हैं वो हो गया, जो प्रोसेसिंग का काम है, जो एम्प्लॉय की बेनिफिट वाली चीज़ें हैं जो उनको क्लेम करवाना है, ये सारे कामकाज जो है ये एचआर मैनेजर के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में उनके पास में अच्छे से नॉलेज रहता है, तो इन सारे कामकाज को वो खुद ही संभालते हैं। ये सारे एग्जाम्पल बता रखा था। इसके बाद में देखो थर्ड पॉइंट है एडवाइज़र। अब देखो ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता भी होगा और काफ़ी को नहीं भी पता होगा। देखो ये जो वर्ड होता है ADVICE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सलाह। एक वर्ड होता है ADVISE, इसका मतलब क्या होता है? एडवाइस देना, मतलब कि सलाह देना। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एडवाइस ADVIC का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सलाह, और ADVISE मतलब, रुको एक मिनट मैं आपको और क्लियर तरीके से बताती हूँ। ADVISE इसका मतलब क्या हो जाता है? सलाह देना। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो उसको बोलते हैं एडवाइस। और जो ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि एडवाइस देता है, ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये ADVISE है, ये एक वर्ब है। तो एडवाइस मतलब कि सलाह देना, तो सलाह देने वाला व्यक्ति कोई ना कोई तो होगा, तो उसका नाम हम रख देते हैं एडवाइज़र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि जो ADVIC होता है ये होता है सलाह, और ADVISE का मतलब होता है सलाह देना, ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया? सलाह देना। तो जो सलाह देता है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति है, तो उसी का नाम रख देते हैं हम एडवाइज़र। तो हमने क्या समझा कि जो एडवाइज़र होता है ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमें सलाह देता है। अब बस इतना ही करते, ज़्यादा ग्रामर में नहीं जाना है हमें। तो यहाँ पे देखो एडवाइजर कौन हो गया? एक व्यक्ति हो गया जो कि कहीं ना कहीं हमें एक सलाह देगा। इट इज सेड दैट पर्सनल मैनेजमेंट इज नॉट अ लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट अ स्टाफ फंक्शन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पर्सनल मैनेजमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक लाइन जिम्मेदारी में ही नहीं रहती, सिर्फ उनकी जो एक जिम्मेदारी वो एक लाइन में ही नहीं चलती है कि हाँ उन्हें बस इतना सा काम करना है। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है, और उनका पूरा का पूरा एक स्टाफ फंक्शन रहता है। एचआर मैनेजर परफॉर्म हिज फंक्शन। अब देखो जो एचआर मैनेजर होते हैं उनके जो परफॉर्मिंग का काम होता है, जो उनकी परफॉर्मेंस है फंक्शन को लेकर, वो किस प्रकार से रहता है? जैसे कि बाय एडवाइजिंग, मान लो वो एडवाइस दे रहे, कोई हमें सजेशन दे रहे, हमारी जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। हेल्पिंग द लाइन मैनेजर, जो हमारे लाइन मैनेजर होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्चार्ज कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलेटेड टू, और जैसे कि मान लो जो संस्था के अंदर काफ़ी सारे कर्मचारी रहते हैं उनको जॉब पे रखना है, चयन करना है, उनको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं जो एचआर मैनेजर होते हैं उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग का काम हो गया, ये सारे काम ही उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो एचआर मैनेजर है वो एक तरीके से एडवाइजर भी बन जाते हैं। देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या समझा कि वो पॉलिसी मेकर बन जाते हैं एक तरीके से, सेकंड में समझा कि वो एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं, और थर्ड में समझा हमने एडवाइजर, वो संस्था को हमेशा जगह जगह काम पे बहुत सारी कंडीशन आती रहेगी जहाँ पे वो एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और सिर्फ एडवाइस नहीं देते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर वो काम भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस कीपर। अब यहाँ पर जो एचआर मैनेजर है वो एज अ हाउस कीपर काम करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ अ पर्सनल मैनेजर इन मैनेजिंग द शो इंक्लूड रिक्रूटिंग, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, रेफरेंस चेकिंग, एम्प्लॉय सर्वेज, टाइम कीपिंग, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखो जो एचआर मैनेजर है वो हाउस कीपर के तौर पर काम करेंगे। तो कैसे काम रहेंगे उनके? जैसे कि मान लो संस्था के अंदर कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है भर्ती का, जहाँ पर हम चयन करते हैं कि किस कर्मचारी को जॉब पे लेना है, किसको नहीं लेना है, ये सारे काम किए जाते हैं। कर्मचारी को जो पूरा का पूरा उनके ऊपर एक टेस्टिंग चलता है, ये सारे काम किए जाते हैं। सर्वे वाले काम चलते हैं, जो उनके सैलरी और उनके जो वेज से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं वो सारे काम यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो हाउस कीपर के तौर पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, काउंसलर। अब यहाँ पर काउंसलर के तौर पर काम करेंगे परामर्शदाता, जिसको बोलते हैं, परामर्श करेंगे एक तरीके से। द एचआर मैनेजर डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉयज रिलेटेड टू वर्क, कैरियर, देयर सुपरवाइजर, कलीग्स एंड हेल्थ, फैमिली, फाइनेंशियल, सोशल एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब वो क्या करेंगे, काउंसलर के तौर पर काम करेंगे, जहाँ पे वो कर्मचारियों से रिलेटेड जितने भी काम हो जाते हैं, जैसे कि मान लो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड जो उनका कामकाज किया जा रहा है, उनके करियर से रिलेटेड, उनको जो सुपरवाइजर का काम हो गया, जो उनके साथ में काम करने वाले व्यक्ति जो कलीग है उनके, या फिर जो उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके फैमिली, जैसे कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो सोशल हो, ये सारे कामकाज भी जो है वो एचआर मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ वो एडवाइस भी देते हैं कि किस काम में, जैसे कि जो मिनिमम या फिर जो ओवरकमिंग जो हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं उनसे रिलेटेड भी वो कई बार हमें सलाह देते हैं कि आने वाला फ्यूचर ऐसा है तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये सारे एडवाइजिंग का काम भी करते हैं, काउंसलर का काम भी करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज वेलफेयर ऑफिसर। पर्सनल मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू बी द वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। देखो जो एचआर मैनेजर होते हैं उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि जो कंपनी के अंदर जो वेलफेयर ऑफिसर होते हैं उनके तौर पर भी जो काम है वो एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि एचआर मैनेजर से ये उम्मीद रखी जाती है, अपेक्षा की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी काम करेंगे। तो अब जब वो काम करें तो क्या काम करते हैं, देखो वेलफेयर ऑफिसर ही प्रोवाइड एंड मेंटेन्स। वो क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं, जैसे कि जो हमारे संस्था के अंदर देखो जो कैंटीन बनी रहती है उनसे रिलेटेड, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, कंज्यूमर स्टोर्स हो गया, इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित जितने भी कामकाज हो जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस का काम या फिर उनको क्या प्रोवाइड करना है, जरूरत के अनुसार, नीड के अनुसार जो भी उनको प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना है, ये सारे काम एचआर मैनेजर ही संभालते हैं। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। जो कंपनी का जो एक फैक्ट्रीज एक्ट है उसको आप डीपली थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप वहाँ पे समझोगे कि जो वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो हमेशा एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर से रिलेटेड, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनसे रिलेटेड जितने भी कामकाज है उनको टेक केयर करते हैं, मतलब कि देखभाल करते हैं। ये किसका काम है, वेलफेयर ऑफिसर का काम है। ये फैक्ट्रीज एक्ट के तहत आते हैं तो वेलफेयर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बनती है। तो जो एचआर मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है कि एक कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। जैसे कि कानूनी देखोगे कई सारे जो जैसे बहुत सारे कोर्ट में देखोगे तरह तरह के आदमी होते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि प्रोफेशनली वर्क करते हैं, जहां पर आपको वो कानूनी तौर पर जो सलाह होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एचआर मैनेजर भी सेम उसी तरीके से काम करते हैं। मान लो कानून से रिलेटेड कोई भी कामकाज है तो वहाँ पर आपको सलाह भी देंगे कि विवादों का निपटारा कैसे करना है, हमें कोई भी मामला आ गया तो उसको कैसे संभालना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर रखना है, ये सारी चीज़ें भी एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल रोल्स। यहाँ से थोड़ा सा अलग काम रहेगा, तो पहले से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी आज की क्लास। सबसे पहले हमने समझा कि एचआर मैनेजर के क्या रोल रहते हैं, फिर हमने समझा उनके रोल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, जहाँ पर हमने 7 पॉइंट को कवर किया। फर्स्ट है कि वो पॉलिसी मेकर के तौर पर काम करते हैं, सेकंड वो एक्सपर्ट के तौर पर भी काम करते हैं, एडवाइजर के रूप में भी काम करते हैं, हाउसकीपर के तौर पर भी काम करते हैं, काउंसलर के तौर पर भी काम करते हैं, वेलफेयर ऑफिसर भी बन जाते हैं, मतलब कि उनके जैसा ही काम करते हैं। और जो हमारे लीगल जितने भी हमारे पास में कंसल्ट करते हैं, मतलब कि उनके साथ में जो भी सलाह वाली कामकाज हो जाते हैं वो भी जो है एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो ये 7 काम हो गए जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के अंदर समझ लिया। अब इसके बाद में जो उनका सेकंड पॉइंट है, जैसे हमने समझा था स्टार्टिंग में ही कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या है कि उनका ऑपरेशनल रोल्स किस प्रकार से रहते हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है रिक्रूटर। विनिंग द वॉर फॉर टैलेंट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट जॉब ऑफ एचआर मैनेजर इन रिसेंट टाइम। आज के टाइम में क्या हो गया है कि जो ज्ञान से अपेक्षा की जाती है, जैसे आगे कहा गया है कि जो उनके ज्ञान से जो उनकी उम्मीद रखी जाती है कि उनके पास में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो उनके पास में स्किल्स है, या फिर जो एक्सपीरियंस रखने वाले जो व्यक्ति है, उनकी आज के टाइम में जो बढ़ती कॉम्पिटिशन है उसको देखते हुए हाल के दिनों में क्या किया जाता है कि अगर आपको जीतना है अपने टैलेंट के तौर पर, जो विनिंग द वॉर फॉर टैलेंट है, उसको जीतने के लिए जो मानव संसाधन प्रबंधक होते हैं वहाँ पर उनका एक महत्वपूर्ण काम बन जाता है कि जो एचआर मैनेजर होते हैं उनका ये काम हो जाता है कि किस तरीके से अपने टैलेंट के बेस पे आज के टाइम में जो कंपटीशन चली हुई है उसमें उनको आगे रहना है और जीतना भी है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वो रिक्रूटर के तौर पर काम करते हैं, जहाँ पर उनको बेस्ट से बेस्ट पर्सन को जॉब पे रखना होता है। तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस प्रकार से वो चयन करेंगे, किस प्रकार से वो डिसाइड करेंगे कि संस्था के अंदर जो वैकेंसी है या फिर जो संस्था के अंदर जो एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसके लिए बेस्ट एम्प्लॉय को कैसे चुना जाए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है ट्रेनर, डेवलपर एंड मोटिवेटर। यहाँ पर देखो 3 तरीके से काम करेंगे। पहले वो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है जिसको हम ट्रेनर बोलते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो ट्रेनर के रूप में काम करेंगे, डेवलपर के तौर पर काम करेंगे और मोटिवेटर के तौर पर भी काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अपार्ट फ्रॉम टैलेंट एक्विजिशन टैलेंट रिटेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट को हम किस तरीके से अधिग्रहण करेंगे, इसके अलावा भी जो हमारे पास में जो टैलेंट है उसको रिटेंशन कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। To this end, HR manager have to find skill deficiencies for time to time, offer meaningful training opportunities, etc. इसके अलावा क्या है कि जो हमारे HR मैनेजर होते हैं, जिसे हम मानव संसाधन प्रबंधक बोलते हैं, उनको भी टाइम पर कुछ टाइम पर जो उनके पास में स्किल्स है उसकी कमियों का पता लगाना भी होता है कि क्या उनके पास में डेफिशिएंसी चल रही है स्किल की, उनका भी पता करना होता है। साथ ही जो उनको हम प्रशिक्षण देते हैं, जो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनसे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए भी काफ़ी सारे जो कामकाज है वो उनके द्वारा किया जाता है। तो वो क्या
करते हैं, ट्रेनर भी बन जाते हैं, मोटिवेटर भी बन जाते हैं और डेवलपर भी बन जाते हैं। ये सारे काम ही किसके द्वारा किया जाता है? एचआर मैनेजर के द्वारा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है लिंकिंग पिन। द एचआर मैनेजर इज ऑफन deputed to act as a linking pin between various divisions of an organization। तो यहाँ पे कैसे रहता है एचआर मैनेजर के काम कैसे रहते हैं? जो हमारे मानव संसाधन प्रबंधक है, जिसे हम एचआर मैनेजर भी कह रहे हैं, तो उनको क्या है कि अक्सर क्या करना होता है, संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी विभाग रहते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जितने भी डिवीजन कर दिए जाते हैं, उन सभी के बीच में एक लिंकिंग पिन के रूप में कार्य करने के लिए भी उनको अपॉइंटमेंट के तौर पर रख लिया जाता है। उनको इसलिए भी रखा जाता है ताकि संस्था के अंदर जितने भी डिवीजन कर रखे हैं या जितने भी उनके पास में लेवल पे काम किया जा रहा है, जितने भी विभाग है, उन सभी के बीच में लिंकिंग का काम, मतलब कि आपस में कनेक्टिविटी जो है वो उसको बनाए रखें, इसके कामकाज भी उनके द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मीडिएटर, मतलब कि मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो हमारे एचआर मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, जो संस्था के अंदर जैसे कि जो कर्मचारी है या फिर जो एम्प्लॉय है या फिर जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, मतलब कि कर्मचारी है और कर्मचारियों के जितने भी समूह हैं, जितने भी ग्रुप है, और इसी के साथ में जितने भी उनके साथ साथ काम करने वाले व्यक्ति है, चाहे उनसे वरिष्ठ है, चाहे उनसे ऊपर काम करते हैं या उनकी पोस्ट जो है उनसे नीचे है, या फिर जो कर्मचारी है या फिर जो मैनेजमेंट का काम है, इन सभी के बीच में जो एक संघर्ष वाली कामकाज चली रहती है, इनके बीच में जो मेंटेनिंग का काम है वो भी इनके द्वारा किए जाते हैं, एचआर मैनेजर के द्वारा। तो एक तरीके से मध्यस्थ बन जाते हैं दोनों के बीच में, तो ये कामकाज को इस प्रकार से संभालते हैं। तो इसी के साथ में इसमें कम ही पॉइंट थे, 4 ही पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट में हमने समझा कि वो किस तरीके से भर्ती करते हैं, उसके तौर पर काम करते हैं, कैसे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सभी संस्था के बीच में लिंक बना के रखते हैं, एक मीडिएटर के तौर पर भी काम करते हैं, मतलब मध्यस्थ के रूप में भी काम करते हैं। ये पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में स्ट्रैटेजिक रोल्स एंड फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। अ कोर कॉम्पिटेंसी इज ए यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच में नॉट बी शेयर बाय अदर्स। कोई भी जो संस्था होती है उनके पास में जो योग्यता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्ट्रेंथ मानी जाती है, मतलब उनके पास में जो स्ट्रेंथ है उनको हम काफ़ी ज़्यादा यूनिक मानते हैं, क्योंकि जो संस्था के पास में जो यूनिक पावर है या फिर जो उनके पास में एबिलिटी है, जो उनके पास में स्ट्रेंथ है, वो एक ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ है जिसको दूसरे के साथ में शेयर नहीं किया जा सकता। इफ द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी इट इज लाइकली टू जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। और जो व्यवसाय जो है उनके पास में जो एबिलिटी है या फिर जो स्ट्रेंथ है, उनके बेस पर जब उनको डिवाइड किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो जनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से उनको कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि उनके पास में यूनिक स्ट्रेंथ होता है। तो संस्था के पास में जब कोई ना कोई यूनिक पावर है या फिर स्ट्रेंथ है तो उसकी हेल्प से उनको हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल जाते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे कि द पर्सनल मैनेजर मस्ट be able to lead people and the organization toward the desired direction involving people right from the beginning। यहाँ पर क्या है कि जो मैनेजर होते हैं वो उनके पास में एबिलिटी होती है या फिर वो इस तरीके से एबल होते हैं कि वो संस्था के अंदर ऐसे लोगों को हमेशा शामिल करेंगे, ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ में काम में लेके आएंगे जो उनको डिजायर्ड डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेंगे, कि उनको लेकर, मतलब जितने भी लोगों को उन्होंने शामिल किया वो और जो संस्था है, जो संगठन है, उसको जिस दिशा में जाना चाहिए, जो उनके पास में जो डिजायर्ड डायरेक्शन है उसको ले जाने में सक्षम होना चाहिए, एबल होने चाहिए। मैनेजर इस तरीके से होना चाहिए कि उन्होंने जितने भी लोगों को शामिल किया है उसको लेकर वो हमेशा डिजायर्ड डायरेक्शन में जा सके। इस तरीके की जो क्षमता है, जो गुण होना चाहिए वो मैनेजर के अंदर होना चाहिए, एबल होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ प्रोफेशनल मैनेजर, और जो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है टू एंश्योर दैट द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रियलाइज्ड बाय ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है कि इस चीज़ को वे एंश्योर करेंगे कि अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए या फिर अपने मिशन को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी उनके साथ में एक तरीके से इंटरलाइज हो सके, उनकी हेल्प से वो काम को कर लिया है। इस तरीके से जो एबिलिटी होती है वो किसी भी मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि एक जो पर्पसफुल डायरेक्शन है वो हमेशा प्रोवाइड हो जाते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मतलब कि जो पूरा कंपटीशन से भरा जो पूरा माहौल होता है, पूरा जो वातावरण होता है, मार्केट होता है, यहाँ पर कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को अचीव किया जाएगा। तो देखो आज के टाइम में जैसे कि ग्लोबलाइजेशन चला हुआ है, वैश्वीकरण है, तो इस बाजार में क्या है कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को लेना है तो या फिर उसको अचीव करना है, या फिर अगर हमने अचीव कर लिया तो उसको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी जो व्यावसायिक संस्था उसका सबसे ज़्यादा मेन जो है गोल वो यही हो जाता है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को हमें प्राप्त करना है, या फिर अगर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को प्राप्त कर लिया है तो उसको मेंटेन करके या फिर उसको अपने पास में संभाल के कैसे रखेंगे। उसको हमेशा इस चीज़ की एक तरीके से उनके पास में ये गोल बना रहता है कि हाँ हमें अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को कैसे प्राप्त करना है, कैसे अचीव करना है, साथ ही कैसे बना के रखना है।
देर आर टू इंपॉर्टेंट वेज इन विच अ बिजनेस कैन अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वेज है जहां पर कोई भी जो बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को अचीव कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, तो फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप। जो हमारी लागत आती है, जो हमारी कॉस्ट रहती है, उसके ऊपर लीडरशिप करना है, नेतृत्व करना है, जिसका मतलब है विच मीन्स द फर्म एम्स टू बिकम द लो कॉस्ट लीडर इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो लक्ष्य है, जो उनका गोल है, वो ये रहता है कि इंडस्ट्री के अंदर उनको कम लागत वाली चीजों को बनाना है। अगर वो कम लागत पे चीजों को बनाएंगे तो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, देखो मान लो कि वो कम लागत पर किसी चीज को बना रहे, वही एक दूसरी फर्म है वो उसी चीज को, सेम सामान को थोड़े से ज्यादा कॉस्ट पे बनाते हैं। अब उन्होंने ज्यादा कॉस्ट पे बनाया तो उनकी प्राइस भी ज्यादा रहेगा। तो अगर मान लो कोई भी जो कंपनी है, अगर उन्होंने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज रखी, इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर दी कि उनके सामान की जो कॉस्ट है वो कम पे आ गई, मतलब कम पे उन्होंने सामान को बना दिया, तो कम पे सामान को बनाया तो वो प्राइस को भी कम रखेंगे। अब प्राइस को कम रखेंगे तो मार्केट में तो देखो कस्टमर उन्हीं चीज को लेना चाहता है जो कम प्राइस पे हो, जो सिमिलर भी हो। मान लो एक सामान है जो कि हमें कई सारी ब्रांड की मिल रही है, तो मान लो कि दो कंपनी ऐसी है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, दोनों जो पॉपुलर है उनमें से जिसका प्राइस कम है हम उसको खरीदना चाहेंगे। तो यही क्या होती है, कॉस्ट के ऊपर एक लीडरशिप होता है कि कंपनी किस तरीके से कॉस्ट को कम करके और मार्केट में लेके आते ताकि कस्टमर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो पाते, कस्टमर कम प्राइस वाला खरीदना चाहते हैं। तो एक इस तरीके से बेनिफिट लिया जा सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि देखो आज के टाइम में क्या है, एक पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज है जहां पर सभी फर्म के साथ में भेदभाव के तरीके से काम किया जाता है। तो फर्म क्या करती है, अपने आप को यूनिक बनाने के लिए वो हमेशा क्या करती है कि अपने आप को इस तरीके से लेके चलती है, इस तरीके से वो काम करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं यूनिक बन सके, ताकि कस्टमर जो है उनकी तरफ मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट हो पाए, या फिर जो कस्टमर है वो उनको थोड़ा सा वैल्यू दे। तो क्योंकि एक तरीके से कस्टमर क्या है कि जिस कंपनी को वैल्यू देते हैं या फिर जिसको ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट अपने आप में ही पॉपुलर होने लग जाता है, लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज होता है जहां से जो प्रॉफिट है या फिर जो एक बेनिफिट होता है एडवांटेजेस का, वो उनको मिल जाता है कॉम्पिटिटिव पूरा वातावरण के अंदर। इससे क्या हो जाता है कि साथ ही जो इसके लिए अगर मान लो इस तरीके से अगर कंपनी चाहे करना, तो बिना सिर्फ बोल के तो किया नहीं जा सकता है, सिर्फ सोच के तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, इस चीज को अमल में लाने के लिए, इसको रियलिटी में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करती है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, अपने वर्क फोर्स जो है उनका जो कार्य करने का जो पूरा कार्यबल है उनकी यहाँ पर उनको नीड पड़ जाती है। तो इस तरीके से देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, स्ट्रेटेजीज होते हैं जहाँ पर कोई भी जो बिजनेसमैन है वो चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस उनको मिल पाए, ताकि दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उनसे वो आगे भी रहे और उनसे ज्यादा प्राइस भी कमा ले, मतलब कि ज्यादा इनकम भी हो जाए, कम कॉस्ट भी पड़ जाए। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, मतलब कि चेंजेस के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। द एचआर मैनेजर विल बी रिक्वायर्ड टू एक्ट एज चेंज एजेंट थ्रू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जो एचआर मैनेजर होते हैं उनको यहाँ पर आवश्यकता पड़ जाती है कि वो एक चेंज एजेंट के तौर पर काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण के अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है, उसको स्कैन कर पाए, और ताकि जो भी प्लानिंग चल रही है जो हमारे डेवलप से रिलेटेड है उन सभी को देख सके, समझ सके, पूरा का पूरा स्कैन कर सके। तो यहाँ पर क्या है, एचआर मैनेजर को इस चीज की आवश्यकता पड़ जाती है। क्या है कि जो मानव संसाधन प्रबंधक होते हैं, जो हमारे एचआर मैनेजर होते हैं, उसको पर्यावरण का जो पूरा का पूरा जो स्कैनिंग करना है, या फिर जो प्लानिंग से रिलेटेड जो हमारे डेवलपमेंट होते हैं कि हम डेवलप किस तरीके से करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने के लिए उनको एक चेंज एजेंट के तौर पर कार्य करने की यहाँ पे नीड पड़ जाती है। द एचआर मैनेजर्स विल हैव टू डिवोट मोर टाइम टू प्रमोट चेंज देन टू मेंटेन द स्टेटस। तो एचआर मैनेजर को क्या हो जाता है यहाँ पर कि जो मेंटेन करके रखना है, एक तरीके से जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको मेंटेन करने की जगह पे जो चेंजेस आ रहा है उसको उसके साथ चलना है, एक तरीके से उसके लिए ज्यादा ज्यादा उनको टाइम देना पड़ेगा, कि कहीं ना कहीं उनसे बचने की जगह उसके सामना करना चाहिए। इस तरीके से एचआर मैनेजर को यहाँ पे करना पड़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर, मतलब कि जो एचआर मैनेजर होते हैं उनके पास में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अब जैसे कि सभी को पता है कि जो एचआर मैनेजर के जो जॉब होते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी ज्यादा चैलेंज वाले होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, उनको सक्सेसफुल होना है तो वहां पर एचआर मैनेजर के पास में तरह तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कुछ क्वालिटीज को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास में कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इस तरीके से काफी सारी चीजें दे रखी है। इस तरीके से उनके पास में कोई भी जो है डिग्री होनी चाहिए, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में उन्होंने कोई भी स्पेशलाइजेशन ले रखा है, चाहे एचआरएम में लिया, चाहे एमबीए किया, इस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। या फिर कोई एडिशनल कई तरीके से ऐसे क्वालिफिकेशन होते हैं ना जो कि उनके काम से रिलेट करते हैं। तो ऐसे तरह तरह की चीजें हैं, तो इनमें से कोई भी एक होना चाहिए उनके पास में। ये तो हो गया इनके एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होनी चाहिए उनके पास में, जो व्यक्तिगत गुण होता है जो कि एक पर्सन के अंदर होता है। तो एचआर मैनेजर के
पास में कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए उनके पास में, चीज़ों को वो समझ सके, बिल्कुल गहराई से चीज़ों को समझ सके और जो भी उनके पास में धारणाएं हैं, परसेप्शन है, उसको गहराई से समझ सके। तो समझने की एबिलिटी उनके पास में होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेटिव एबिलिटी, कि बातचीत करने का जो संचार होता है उसकी क्षमता कैसी होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए उनके पास में लैंग्वेज के ऊपर। उनके पास में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को सही तरीके से करेक्टली उसको एक्सप्रेस कर सके। लिसनिंग स्किल होनी चाहिए उनके पास में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हो गया उनके संचार से रिलेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है कि विशिष्टता होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी जो एचआर मैनेजर है उनके पास में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक सही निर्णय ले सके। उनके पास में फोरसाइटिंग वाला जो एक गुण होता है कि वो फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनका अनुभव करते हैं, किस तरीके से पूरा एनालिसिस करते हैं, ये सारी एबिलिटी उनके पास में होना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप की जो स्किल होती है वो उनके पास में कैसी होनी चाहिए? इसमें किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फिजिकल तौर पर फिटनेस होना चाहिए, मोरल करेज होना चाहिए उनके पास में, एबिलिटी होनी चाहिए इंस्पायर करने की, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कोऑपरेशन को विन कर सके। इस तरीके से सारी जो एबिलिटी है उनके पास में होना चाहिए। ये व्यक्तिगत गुण बता रहे हैं कि एचआर मैनेजर के पास में कौन कौन से गुण होना चाहिए। इसके बाद में है एग्जीक्यूटिव स्किल्स होना चाहिए, कि ये भी एक एबिलिटी है जहाँ से वो जो तरह तरह की जो पॉलिसीज रहेंगे, प्रोग्राम्स चलेंगे, उसको वो मतलब कि स्पीडली तरीके से और एक्यूरेटली तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सके। ये सारी क्षमता उनके पास में होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण और अनुभव। जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उनके लिए जरूरी है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो गया, लेबर लेजिस्लेशन हो गया, या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए। तो ये भी एक क्षमता बता रहे कि उनके पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए। उनके पास में एक सही तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके काम से रिलेटेड, उनको अपने काम से संबंधित ही काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो जरूरी है, जो कि उनके ही काम आते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल एटीट्यूड्स, मतलब कि व्यावसायिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अब देखो एचआरएम का जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। प्रोफेशन इनका इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक जैसा हमने नाम दिया कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशन माना जाता है। तो यहाँ पर क्या जरूरी हो जाता है कि जब इसको प्रोफेशन के तौर पर हम मान रहे हैं तो एक पेशेवर दृष्टिकोण की भी यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है। तो वैसा एक अप्रोच भी होना चाहिए उनके पास में। तो एचआरएम को क्या है कि यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए तरह तरह की, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया। ये सारी चीज़ें के बारे में उनके पास में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं उनके काम से रिलेट करते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर। जो मानव संसाधन प्रबंधक होते हैं उनकी स्थिति किस तरीके से होनी चाहिए, उनकी स्टेटस किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंट बताए गए, वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द पुलिसमैन। तो देखो पहले इसको समझने से पहले आप ये समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ। स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर का मतलब ये है कि जो एचआर मैनेजर होते हैं वो तरह तरह के काम करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा इस चीज़ को कि उनका जो काम है वो इतना ज़्यादा बड़ा रहता है कि वो काम तो करते हैं मैनेजर के तौर पर, लेकिन उनको बहुत तरह तरह के काम करने पड़ जाते हैं। तो एक संस्था के अंदर देखोगे, वैसे तो उसको हम एचआर मैनेजर ही कहेंगे, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही बोलते हैं। तो देखो काम तो वे मैनेजर के तौर पर ही करेंगे, लेकिन अपने मैनेजर के काम के अंदर बहुत तरह तरह की एक रोल प्ले करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम कई सारी चीज़ों को पढ़ोगे, जैसे कि पुलिसमैन हो गया, लॉमैन हो गया। तो वहाँ पर क्या है कि जो एचआर मैनेजर है वो इस तरीके से रोल को निभाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे समझ के चलना, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है द पुलिसमैन, तो वो क्या करेंगे, पुलिसकर्मी के जैसे काम करेंगे। मैनेजमेंट बिलीव्ड दैट वर्कर्स डिसलाइक वर्क। अब जैसे कि देखो मैनेजर को ये विश्वास है, मैनेजर को ये पता है, इन चीज़ों में विश्वास है, बिलीव है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने काम को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं एंड अवॉइड करते हैं अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। अब वो जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो संस्था का क्या, एक संस्था भी तो ये सोचेंगे ना कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हमने जॉब पे रखा है, तो वो हमारा काम को कंप्लीट करें जो भी हम उनको काम को बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कि अपने काम को पसंद नहीं करते हैं और अपनी ही जिम्मेदारियों को अवॉइड करते हैं, जिम्मेदारियों से एक तरीके से बचते हैं। तो यहाँ पर क्या जरूरी हो जाता है कि देयरफॉर दे नीड टू बी डायरेक्टेड, कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से जरूरत पड़ जाती है कि संस्था के अंदर कोई तो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि इसको डायरेक्टेड करेगा, कंट्रोलिंग का काम करेगा। तो ये सारे काम करने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ जाती है। Then the human resource manager was used as a watchdog to enforce prescribed regulation। तो यहाँ पर क्या है कि जो मानव संसाधन प्रबंधक है उसको निर्धारित नियमों को लागू करने के लिए, जो भी नियम को निर्धारित किया गया है उसको लागू करने के लिए हमेशा एक निगरानी करता, मतलब कि एक वॉचडॉग के तौर पर उनको काम को करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या समझा हमने कि जो एचआर मैनेजर है वो एक पुलिस मैन के तौर पर भी काम करते हैं, मतलब कि जैसा पुलिस काम करते हैं जहाँ पर वो देखते हैं अपने स्टेट के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, अपने नियम को कैसे बना के रखना है। तो कहीं ना कहीं उनके काम जैसा
सही जो एचआर मैनेजर है उनको अपने संस्था के अंदर करना पड़ जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि काम को पसंद नहीं करे, कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभा रहे। तो वहां पर क्या है कि जो एचआर मैनेजर है काम को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टेड करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं, साथ ही वॉच डॉग के जैसे काम करते हैं, जहां पर वो चीजों को जो भी निर्धारित कर रखा है नियम को, उसको कहीं ना कहीं उसको लागू रखने के लिए तरह तरह के कामों को करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया पुलिसमैन। सेकंड है लॉमैन। अब देखो जो लॉमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर जो भी कानून बना रखे हैं उसको वो लागू रखते हैं, उनकी वो रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उनको वहां पर वो न्याय दिलवाते हैं। तो लॉमैन इस तरीके से काम को करते हैं। सेम ऐसे ही देखो जो एचआर मैनेजर होते हैं वो भी अपनी संस्था के अंदर कुछ इसी तरीके से काम को करते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखो जो हमारे स्टेट के अंदर क्या है कि लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए तरह तरह के कानून और नियम बना रखे हैं। सेम ऐसे कोई भी जो संस्था है अपने संस्था के अंदर मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारे नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो नियम और कानून बनाते हैं तो वहां पर सचमुच के तो कोई एडवोकेट आएगा नहीं। तो वहां पर क्या है कि जो एचआर मैनेजर होते हैं वही एक एडवोकेट की तरह काम करते हैं। वो देखते हैं कि संस्था के अंदर जो हमने नियम कानून बना रखे हैं वो क्या सही तरीके से है या नहीं है, वो इंप्लॉयज को रक्षा मतलब कि इंप्लॉयज के साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इस तरीके से चीजों को देखते हैं। और अगर मान लो कि सच में अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे श्रमिकों के साथ में मान लो कानूनी लड़ाई चल रही है तो जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर है उनके ही एडवोकेट के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि एक असली दुनिया में देखोगे कि किसी के साथ में कोई गलत हो रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहां पर एडवोकेट क्या करते हैं, किसी आदमी के पक्ष के साथ में उनके पक्ष के तौर पर कानून की लड़ाई करते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, तरह तरह की कानूनी कार्यवाही होती है। तो सेम ऐसे जो एचआर मैनेजर होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के ही एक तरीके से एडवोकेट बन जाते हैं, जहां पर वो ही इज रिक्वायर्ड टू इशू चार्ज शीट एंड होल्ड इंक्वायरीज अगेंस्ट वर्कर्स। और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ताओं हैं उनके खिलाफ में बहुत सारी चार्जशीट को लेकर या फिर जो भी जांच करने की सारी नीड यहाँ पर पड़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक लॉ मैन की तरह काम करते हैं अपने वर्कर्स के लिए। तो इस 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट में पुलिसमैन की तरह काम करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, निगरानी करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं, एक वॉचडॉग के तौर पर काम करते हैं। सेकंड में हमने समझा कि एक एडवोकेट के तौर पर काम करते हैं। अगर इंप्लॉयज के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उनके हितों की रक्षा करते हैं, हमेशा ही एक एम्प्लॉय के साथ देते हैं इस तरीके से। तो लॉमैन के तौर पर काम कर लिया। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है लिएजॉन मैन। विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेड यूनियन बिकम पावरफुल। आज के टाइम में देखोगे जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो एम्प्लॉयर्स रिक्वायर्ड समवन टू डील एंड नेगोशिएट विद द यूनियन। तो एक ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता रहती है जो कि इस तरीके के यूनियन के साथ में डील को सेट कर सके, मतलब कि जो भी डील होती है वो उनके साथ में जाए, उनके साथ में डील को पक्की करे या फिर उनके साथ में बातचीत करे। तो इसके लिए एक आदमी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी संस्था को। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हम एचआर मैनेजर कहते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके के काम को संभालते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वाज आस्क्ड टू टेक ओवर द जॉब। तो इस तरीके का जो काम होता है डीलिंग का या फिर बातचीत करने का, ये एचआर मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है। तो उनको हम लिएजॉन मैन के तौर पर भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द कैटरिंग मैन। मतलब कि जैसे कि देखोगे कैंटीन से रिलेटेड काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास में लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि जो कानूनी दायित्व बनते हैं उनके अलावा भी उनको संस्था के द्वारा काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जो कि उनके कैंटीन से संबंधित होते हैं। वहाँ पर इस तरीके का जो प्रबंधन का काम है ये भी एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर 1 by 1 कि जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो किस किस तरीके के काम को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है द वेलफेयर मैन। मतलब कि कल्याणकारी आदमी के तौर पर भी वो काम करते हैं। टुडे एचआर मैनेजर इज कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट इन ह्यूमन रिलेशन। जो हमारा मानव के बीच में जितने भी एम्प्लॉयर काम करते हैं या फिर जिसकी वो संस्था है, जिसका वो बिजनेस है, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए एचआर मैनेजर हमेशा इसमें एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, मतलब कि संस्था के अंदर जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए वो कई तरह के काम करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब कि जो कर्मचारी की जो आर्थिक मतलब कि उनकी जो इकोनॉमिक या फिर उनकी जो सोशल, समाज से रिलेटेड जो उनकी मनोविज्ञान मतलब कि साइकोलॉजी, इन सारी की जो आवश्यकता होती है या फिर उन्होंने जो भी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रखा है उन सभी को पूरा करने के लिए हमेशा वो अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार करने की उम्मीद रखते हैं और इस तरीके के काम को एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर क्या समझा, फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि जो एचआर मैनेजर होते हैं वो एक पुलिसमैन के तौर पर काम करते हैं, एक सुरक्षा कर्मी के तौर पर भी काम करते हैं, एक लॉ मैन के तौर पर भी काम करते हैं।
जो हमारे लिएजन मैन होते हैं उनके जैसे भी काम करते हैं, जहाँ पे जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनके साथ में उनका डीलिंग का काम हो गया, बातचीत करने का काम हो गया, ये भी एचआर मैनेजर के द्वारा काम किया जाता है। जो हमारी कैटरिंग वाली फैसिलिटीज़ होती है कैंटीन से संबंधित, वो काम भी एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। और जो वेलफेयर मैन का काम है वो भी एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आप समझो कि जो एचआर मैनेजर होते हैं वो कहने के मैनेजर होते हैं। हम बस सोचते हैं कि वो एक दो काम करते हैं, बट उनका काम इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप उसको बस अगर आप डीपली समझोगे तो आप देखोगे एक्चुअल में कि कितना ज़्यादा उनको काम रहता है। तो ये सारे काम जो है वो एचआर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एचआर पॉलिसीज़। यहाँ पर हम पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि मैं आपको एक टिप्स की तरह बताना चाहूँगी कि देखो, कई सारे आप ऐसे पीडीएफ देखोगे, ऐसी क्लासेस देखोगे जहाँ पे चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कैसे कहते हैं हमें शॉर्ट नोट चाहिए या फिर हमें शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझना है। तो देखो, वो चीज़ भी ठीक है, बट अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताऊँ, तो हमेशा देखो चीज़ों को हमेशा डीपली तरीके से समझना। अगर आप एक बार जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप एक बार सही तरीके से समझ लेते हो, इन फ्यूचर में कभी भी आपको दोबारा से उस चीज़ को समझना नहीं पड़ेगा। तो हमेशा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखना, ताकि जितना भी पढ़ो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो ज़्यादा शॉर्ट के पीछे मत जाना। इस वजह से आप देखोगे कि हमारी जो क्लासेज है वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है। इस वजह से अगर मैं चाहूँ तो मैं सारी चीज़ों को वन लाइन में भी डिफाइन कर सकती हूँ, बट यहाँ पर देखोगे कि इस चैनल पर मैं आपको हमेशा सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डीपली तरीके से बताती हूँ। तो इस वजह से हमारी क्लासेस भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बट उसको आप इग्नोर करना। हमेशा क्या करना, जितने भी टॉपिक होते हैं चाहे आप खुद से पढ़ो चाहे आप दूसरे की हेल्प लो। ये नहीं कह रही कि हमारी क्लासेस के थ्रू, अगर आप खुद भी पर्सनली खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करते हो तो जितने भी टॉपिक है उसको हमेशा डीपली तरीके से समझना, ताकि हमेशा उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे आपको। तो इसी के साथ में बस इतना ही, इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक है एचआर पॉलिसीज। यहाँ पर हम पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी नीतियाँ होती है। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, यहाँ पर जितनी भी नीतियाँ रहती है वो संगठन के द्वारा जो मानव संसाधन के पास में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके ऊपर हमेशा बेस्ड रहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट नीति हो जाती है, जहाँ पर मानव संसाधन जो नीतियाँ हैं वो संगठन के कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ह्यूमन रिसोर्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर बेस्ड रहता है, या फिर उनसे ही वो हमेशा प्राप्त होते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि जो मानव संसाधन के पास में जो नीतियाँ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक रहती है, बहुत ही ज़्यादा उनका जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है। यहाँ से क्या हो जाता है कि निर्णय लेने में, मान लो उनको कोई भी डिसीजन लेना है या फिर कई तरीके के ऐसे काम हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा उसको इस तरीके से उनको हेल्प मिल जाता है। तो ये एक तरीके से क्या है कि नीतियाँ बता रही कि कैसा होना चाहिए या किस तरीके से कंपनी के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज होते हैं वो हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं कि संस्था के जो टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ से जितने भी वहाँ पे मान्यता प्राप्त, जितने भी उन्होंने सोच रखा है, जो भी उनको इंटेंशन जो भी है वो यहाँ पर उनको प्राप्त करने में दर्शाती रहती है। उनको पता रहता है कि हमारी पॉलिसीज किस तरीके से और उन्हें हमें अचीव किस तरीके से करना है। फोर्थ पॉइंट में कहा गया यहाँ पर कि जो एचआर पॉलिसीज होते हैं वो हमेशा स्टैंडिंग प्लान्स के तौर पर रहते हैं। दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि एक बार एचआर पॉलिसीज को बना लिया हमने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो वो एक स्टैंडिंग प्लान्स बन जाते हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट में कहा गया कि जो मानव संसाधन के पास में जो नीतियां रहती है, पॉलिसीज रहती है, उसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी रहती है वो हमेशा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर जो टॉप मैनेजमेंट रहते हैं इनके पास में रहती है। इन्हीं के द्वारा जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है इसको फॉर्मुलेट करने का, इसको बनाने का, इसको लागू करने का। ये पूरा था हमारा एचआर पॉलिसीज के बारे में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइप्स के बारे में पढ़ोगे। जो पॉलिसीज होते हैं वो काफ़ी प्रकार के पाए जाते हैं, कई तरीके से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो। इससे आगे भी थोड़े से टॉपिक है, इसको हम पार्ट 3 की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही कर लेते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। बस थोड़ा सा ही टॉपिक है, इसी के साथ में पार्ट नंबर 3 में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 3 की क्लास को भी जरूर से देख लेना। इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।